हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा में जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है कि संविधान से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन को लोग अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और ये बहुत बुनियादी प्रश्न बन रहे हैं। जो बेसिक प्रश्न बनता है हर जगह बनता है और यहाँ यूपीएसआई में भी बन रहा है। तो आप लोग भी वीडियो को देखें, बार बार रिवीजन करें, लुसेंट को पढ़ें, संभव हो सके तो बेयर एक्ट का अध्ययन करें और ख़ास करके जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप 1 से लेकर के 51 तक की जो अनुच्छेद है उसके शीर्षक अनुच्छेद सहित याद रखें। मौलिक कर्तव्य तो पूरा याद रखें, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखें, प्रक्रिया, नियुक्ति, ये सब याद रखें। और फिर इसके बाद जो एक प्रकार से अलग अलग अनुच्छेद हैं, जैसे 108 हुआ, फिर राष्ट्रीय आपात में चले जाएं, या 76 हुआ, 148 हुआ, यह सब चैप्टर याद रखें। भाषा पर विशेष ध्यान दें। तो आइए, यह रिवीजन का 6वां क्रम है। इसमें देखें क्या है। पहली लाइन है, लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। तो 14 दिन पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को लिख करके सूचना देना होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हटा नहीं सकते। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सबसे अधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर ही करता है। और इसके बाद अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 96(2) के तहत लोकसभा अध्यक्ष उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है। लोकसभा अध्यक्ष उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। प्रथमतः मत तो देगा, लेकिन अगर जो अध्यक्ष पद को हटाने वाला प्रस्ताव है, देखें बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, अनुच्छेद 96(2). अनुच्छेद 96(2) में प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में वो मत देने का हकदार नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि अन्य जगह यह प्रथमतः मत नहीं देता, लेकिन जब बराबर हो जाता है, जब टाई हो जाता है, तब मत देने का उसको अधिकार है। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। अनुच्छेद 100 का खंड 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। लोकसभा स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। याद रखें, लोकसभा स्थगन का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, लेकिन सत्रावसान और विघटन करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है, राष्ट्रपति का कार्य है। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन के अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। आपको 60 दिन याद रखना होगा कि 60 दिन की अवधि तक अगर आपको अनुपस्थित रहना है तो सदन से परमिशन लेना पड़ेगा, और बिना परमिशन, बिना बताए आप 60 दिन से अधिक अगर आप उसमें अनुपस्थित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। ये 101(4) में संसद में, 190(4)
में राज्य के विधान मंडल में। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का उपबंध है। ये देखिए यूपीएसआई में प्रश्न आ चुका है। और संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ये देखिए ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 का खंड 3 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। याद रखें, राज्यसभा में पहले नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 109(2) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा, अब एकदम याद रखना है, जिसे राज्यसभा मात्र अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। 14 दिन तक रोक सकती है, या समझ लिया जाएगा, ये समय समाप्त होते ही यह समझ लिया जाएगा कि उसने पास कर दिया। तो इस प्रकार से ये डेट आपको याद रखना है कि 14 दिन तक ही रोक सकती है धन विधेयक को। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेते हैं, वोट देते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो उनका मनोनयन नहीं करते, राष्ट्रपति करते हैं। तो वहाँ पर चुनाव निष्पक्ष होने का जो तत्व है वो लोकतंत्र का, उसमें खतरा हो सकता है, इसलिए उनको नहीं दिलवाया जाता है, भाग नहीं लेते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखिएगा। शून्य बजट सबसे पहले 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू किया गया था। यह भी यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है जब तक कि प्रत्येक रुपये की मांग का किसी भी कार्य या परियोजना या क्रिया का औचित्य नहीं दिया जाता। शून्य बजट में प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए। ये शून्य आधारित बजट यूपीएसआई में पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। तो संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर 112 का खंड 3 के अनुसार इतने लोगों का वेतन भत्ता और पेंशन ये व्यय है, इस पर भारित है, भारत की संचित निधि पर रखा गया है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यह याद रखें। सबसे अधिक लोकसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, देश में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है। तो ये 3-4 तक आप याद रखें और संभव हो सके तो बहुत सी सीटों को याद रखें। और जहाँ पर राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, हाल ही में संपन्न हुआ है, लोकसभा का कुछ चुनाव हुआ है, उपचुनाव, तो वहाँ भी आपको वहाँ की सीटें संभव हो तो याद रख लें, उसको मेमोराइज कर लें एक बार। और फिर इसके बाद, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते रहते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो ये भी आपको सुविधा मिल जाएगी। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। ध्यान दें, लोकसभा का ये प्रथम चुनाव रहा है और इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। अब देखें, क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो इसमें लद्दाख को याद रखें, लद्दाख से प्रश्न आता है। बाकी देख लें, लद्दाख, बाड़मेर
कच्छ, अरुणाचल पूर्व, अरुणाचल पश्चिम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं: मलकाजगिरी, गाजियाबाद, बंगलुरु उत्तर, उन्नाव, उत्तर पश्चिम दिल्ली। जबकि इस दृष्टि से सबसे छोटी 2 सीटें हैं, एक लक्षद्वीप है। दृष्टि कौन सी रहेगी? जनसंख्या का आधार बनाया गया, दमन एवं दीव उसके बाद है। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। 15वीं लोकसभा की अध्यक्षा मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250, जिसमें 238 संघीय क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे नहीं, संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य हो सकते हैं। ये भाषा आपको याद रखना है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 8 संघीय क्षेत्रों, 4 जम्मू एवं कश्मीर, 3 दिल्ली, 1 पुदुचेरी से एकल संक्रमणी मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी होगा। ये डेट भी याद रखें कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया वो थी नरगिस दत्त थीं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है राज्यसभा का, तो इस नाते राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। और ये देखिए राज्यसभा की सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट 31 सीट है, और उसके बाद महाराष्ट्र में 29 है, 19 है। तमिलनाडु में 18 है। तो ये याद रखें। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय, ये अब की बार पीसीएस में खुद पूछ लिया गया था। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय मध्याह्न 12 से अपराह्न 1 बजे के बीच के समय को कहते हैं, जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत करता है। समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन या आकलन समिति, इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, ध्यान दें वहाँ प्रवेश और स्थापना है और यहाँ निर्माण है। 3 में वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। भारत की संसद को ये अधिकार है, उसको पावर है। वर्तमान में भारत में कुल ये 9 दिया हुआ है, 8 संघ शासित प्रदेश तथा 28 राज्य हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए हैं। वेतन देख लें। प्रमुख पदाधिकारियों का मासिक वेतन: राष्ट्रपति का 5 लाख रुपये, उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपये, राज्यपाल 3,50,000 रुपये, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपये, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000 रुपये, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 रुपये, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000 रुपये, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन है 2,50,000 रुपये, मुख्य चुनाव आयुक्त का 2,50,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप इसको रिवीजन कर डालें, अभ्यास कर डालें, ताकि चीज़ें दिमाग में बैठी रहें। और मात्र ये वीडियो ही पूर्ण नहीं है अपने आप में, हालांकि वीडियो में जो पूछे गए प्रश्न हैं घटना चक्र के हैं, और उसी को हमने ये बेस बनाया हुआ है। किंतु आप लुसेंट को भी पढ़ें और संभव हो सके तो बेयर एक्ट भी पढ़ें, ताकि आप रिवीजन कर सकें फटाफट उसको। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।